रोज यूपीआई से पेमेंट करते हैं, पर क्या आपने सोचा है ये सिस्टम चल कैसे रहा है? ये पूरे सिस्टम के पीछे एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीसीआई। आज मैं आपको एनपीसीआई का कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाली हूँ, सिंपल और एग्जाम फोकस्ड वे में। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है एनपीसीआई और यूपीआई। पहली बात तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ ही में आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं उनसे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनपीसीआई। क्या है ये एनपीसीआई? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इंडिया का जितना भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है वो सारा यही मैनेज करता है। जैसे आप यूपीआई पे कर रहे हैं, आप अगर फास्टैग पे कर रहे हैं वो भी, आईएमपीएस अगर यूज करते हैं तो वो भी, रुपए कार्ड मतलब आपके जो डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसके साइड में रुपए लिखा हुआ होता है, वो रुपए कार्ड। देखिए एनपीसीआई सारे बैंक्स को आपस में जोड़ता है। एटीएम से पैसा निकालना, शॉपिंग के टाइम स्वाइप करना, ये सब एनपीसीआई में आता है। एनपीसीआई क्यों बना हुआ है? ताकि हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी बन सके, साथ ही में हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो तेज हो सके। आगे इसको और अच्छे से कवर करते हैं। अभी देखते हैं एनपीसीआई का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे एनपीसीआई स्टैब्लिश हुआ है 2008 में। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और ये आता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक्शन 8 होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, एनपीसीआई को स्टार्ट करने के लिए कुछ बैंक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, जिसको कहते हैं प्रमोटर बैंक। और ये 10 प्रमोटर बैंक्स हैं जिन्होंने मिलकर एनपीसीआई को शुरू करवाया, जिनमें से कुछ बैंक पब्लिक भी है, प्राइवेट भी और फॉरेन भी है। पब्लिक 6 बैंक है, प्राइवेट 2 बैंक्स हैं और फॉरेन 2 बैंक्स हैं। 6 बैंक्स में जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एंड आई थिंक पीएनबी बैंक है, एंड बैंक ऑफ इंडिया। सो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट में आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, और फॉरेन में सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक। अब देखिए एनपीसीआई की ऑथराइज्ड कैपिटल है 300 करोड़। क्या आपको पता है ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम यहीं पे समझ लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम पैसा होता है, वो मैक्सिमम लिमिट होता है अमाउंट का, जितना एक कंपनी मार्केट से ले सकती है। कैसे लेगी? शेयर्स के थ्रू। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिसके लिए इसे मार्केट से 10 लाख रुपीस चाहिए इस पूरे बिजनेस के लिए, तो यही 10 लाख इसका ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब शर्त ये है कि इसका ऑथराइज्ड कैपिटल ये 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब एक और चीज आता है पेड अप कैपिटल। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ये सब टर्म्स आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास कर रहे हैं। तो देखिए पेड अप कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो कलेक्ट हो चुका है उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। जैसे एक को टोटल 10 लाख चाहिए, लेकिन अगर 6 लाख ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो ये 6 लाख जो अमाउंट कलेक्टेड है ये है एक का पेड अप कैपिटल। मतलब ये टोटल अमाउंट होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, और जितना कलेक्ट हो चुका है वो है पेड अप कैपिटल। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो ही गया होगा। ओके, सो हम बात करते हैं पेड अप कैपिटल का। तो एनपीसीआई का पेड अप कैपिटल है 140 करोड़, ऑथोराइज्ड कैपिटल 300 करोड़, पेड अप कैपिटल 140 करोड़। अब बात करते हैं एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स मतलब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो एनपीसीआई के अंडर वर्क करती हैं। जैसे आईएमपीएस, यूपीआई बहुत फेमस, आप सब जानते हैं, भीम ये भी आप जानते होंगे। रुपए कार्ड क्या होता है? जैसे आप जो डेबिट कार्ड यूज करते हैं, देखिएगा उसके साइड में लिखा रहता है वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड। तो जो रुपए कार्ड है वो हमारा इंडियन है, तो वीजा मास्टर कार्ड जो है यूएस बेस्ड है। नेक्स्ट यूपीआई को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनपीसीआई पे बने हैं वो देख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आप नोट्स में भी इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस घूम फिर के एग्जाम्स में आते ही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एनपीसीआई किस एक्ट में रजिस्टर होती है? तो किस एक्ट में? सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीसीआई को शुरू करने के लिए कितने प्रमोटर बैंक्स थे? तो कितने थे? 10 बैंक्स, जिसमें से 6 पब्लिक, 2 प्राइवेट और 2 फॉरेन बैंक्स थे। देखिए क्वेश्चन और आ सकता है कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे और उनमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एनपीसीआई का प्रोडक्ट नहीं है। तो जब कभी भी ऑप्शन में आरटीजीएस या एनईएफटी लिखा हुआ रहेगा तो आपको यही आंसर मार्क करना है। क्यों? क्योंकि एनपीसीआई के अंडर नहीं, ये आरबीआई के अंडर आते हैं। देखिए
अब देखिए, अब टॉपिक आ ही गया है, तो आरटीजीएस लॉन्च हुआ था 2004 में एंड एनईएफटी लॉन्च हुआ था 2005 में, जिससे हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे हमें अगर इसकी फैसिलिटी चाहिए होती थी तो हमें बैंक जाना पड़ता था, या कोई नेट बैंकिंग यूज कर रहा हो तो नेट बैंकिंग यूज करना पड़ता था, और ये 24/7 भी अवेलेबल नहीं था। तो देखिए, ये सब कुछ ड्रॉबैक्स के कारण 2008 में एनपीसीआई बना और उसके 2 साल बाद एक कमिटी बैठाई गई जिसका नाम था श्यामला गोपीनाथन कमेटी। अब देखिए, ये कमेटी का मेन फोकस था हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इजी करना। इस कमेटी का मेन फोकस था कि आप अपने मोबाइल ऐप्स के थ्रू ही जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है या नेट बैंकिंग करना पड़ता है, वो आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू ही कर सके। और इनका फोकस एक ऐसे सिस्टम पे था जो 24/7 काम कर सके। उसी टाइम लॉन्च हुआ था आईएमपीएस, जिसको आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब तक हमारे पास आरटीजीएस आ चुका था, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये तीनों आ चुके थे। लेकिन देखिए, अगर आपको अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना होता था तो आपको सबसे पहले उस आदमी का नाम जानना होता था कि वो आदमी का नाम बाबू बिस्लेरी है कि राम खिलावन यादव है कि क्या है। उसके बाद उसका अकाउंट नंबर जानना होता था, फिर उसका आईएफएस कोड जानना होता था, और ये तीनों सिस्टम इसी पे काम करते थे। फिर नीड हुई कि ये सब के अकाउंट नंबर जानने से अच्छा है और किसी का नाम ना जानना पड़े, किसी का आईएफएस कोड ना जानना पड़े और इमीडिएट पेमेंट हो सके, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेंदी और टाइम टेकिंग था। तब लॉन्च हुआ यूपीआई। यूपीआई इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये लॉन्च हुआ है 2016 में बाई एनपीसीआई, मतलब इसे लॉन्च किसने किया है? एनपीसीआई ने किया है। और देखिए, यूपीआई यूज करने के लिए आपको चाहिए होता है स्मार्टफोन और इंटरनेट, और ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिस्टम 24/7 काम करता है, मतलब आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पिन याद रखिए, ये 426 है, 4 या 6 नहीं, 426 लिखिएगा। अभी हम यूज कर रहे हैं यूपीआई का कौन सा वर्जन? यूपीआई 2.0। और देखिए, अगर आप कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जैसे गूगल पे, भीम, फोन पे, अमेजोन पे, ये सब यूपीआई फ्रेमवर्क में काम करता है, मतलब ये सब का फ्रेमवर्क यूपीआई है। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि इसका डेली लिमिट क्या है, मतलब आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख तक इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नॉर्मल केस में, और कुछ केसेस में ये 5 लाख तक भी है, मतलब मैक्सिमम आप 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्या केस है? जैसे आपको टैक्स पे करना है, हॉस्पिटल बिल पे करना है, आईपीओ के लिए, कॉलेज बिल हो गया, वो सब पे करने के लिए आप 5 लाख तक यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यूपीआई जो इतना सक्सेसफुल हो गया है कि इसका इंटरनेशनली भी इसका डिमांड बढ़ चुका है, और अब तक 8 कंट्रीज ने यूपीआई अडॉप्ट किया है, जिसमें पहला कंट्री था नेपाल। नेपाल ने सबसे पहले हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया था अपने देश में। और भी बहुत कंट्रीज हैं जैसे कतर, फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, टोटल 8 कंट्रीज हैं। अब यूपीआई से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहला, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? तो मैंने आपको बताया 426। यूपीआई अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट विदेशी देश कौन सा था? तो नेपाल। नेक्स्ट, ये कौन सा वर्जन हम अभी यूज कर रहे हैं? तो अभी हम यूज कर रहे हैं यूपीआई 2.0 वर्जन। देखिए, आज के डेट में हम हर ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू ही करते हैं, चाहे हम फास्टैग यूज कर रहे हो, फोन रिचार्ज कराना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, या ऑटो पे। आप सब जानते ही होंगे ऑटो पे क्या होता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं या किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपका एक डेट पर वो पैसा आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट जाता है, आपको जा करके अलग से उसको पे नहीं करना पड़ता है। फिर उसके बाद इसमें आपको कैशबैक भी मिलता है, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। यूपीआई में ऐड हुई नई फैसिलिटीज की बात की जाए तो इसमें ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिंकिंग है, इसमें यूपीआई सर्कल भी अभी ऐड हो रहा है। यूपीआई सर्कल, अगर मैं इसको इजी टर्म्स में आपको समझाऊं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स का अकाउंट होता है तो उसमें सब्सक्रिप्शन किसी एक आदमी का होता है, लेकिन उसको एक्सेस कर सकते हैं 4 से 5 लोग। वैसे ही यूपीआई सर्कल में आप अपने फैमिली को ऐड कर सकते हैं, तो वो सब फैमिली मेंबर आपके यूपीआई से जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो कर सकते हैं, मतलब उनके पास एक्सेस होगा आपके यूपीआई का। बट इसका लिमिट आप सेट कर सकते हैं कि कितने तक के ट्रांजेक्शन इसमें कोई भी फैमिली मेंबर आपका कर सके, मतलब मेन ओनरशिप आपका रहेगा। अब यूपीआई एक और चीज पर भी काम कर रहा है जिसमें आप बोल करके भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था एनपीसीआई और यूपीआई का कंप्लीट ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं रेगुलरली लेकर आते रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।